हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ब्रिटिश रूल जो है वो भारत क्यों आया था और किस पर्पज से आया था, उसका मोटिव क्या था यहाँ आने का, और उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे उसने बंद कराया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन सेक्टर कैसे एक्सप्लॉइट हुआ, फॉरेन सेक्टर में क्या क्या दिक्कतें आई ब्रिटिश रूल के आने से, हम यही सब आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉरेन सेक्टर, इंडिया इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। फॉरेन सेक्टर क्या है, हमारे जो रिलेशन यानी कि इंडिया जो है उसके रिलेशन बाकी देशों के साथ है कैसे। कौन सा रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन यानी कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना होता है और पैसों के लेन देन कितना है, माल कितना बाहर जाता है और वहां से कितना इंपोर्ट होता है और यहाँ से कितना एक्सपोर्ट होता है, ये सब क्या है, इकोनॉमिक रिलेशन में आ जाते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के दौरान जो है वो हमारे फॉरेन सेक्टर के, फॉरेन ट्रेड के जो हाल थे, जो स्टेट थी, वो डिस्कस की गई है इन 3 पॉइंट्स में। तो 3 पॉइंट क्या है, फर्स्ट हमारा एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि उन्होंने हमें क्या बना दिया था, रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था और उनके फिनिश प्रोडक्ट्स का, कंज्यूमर गुड्स का क्या बना दिया था, कंज्यूमर बना दिया था। तो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, एक्सपोर्टर बन गए थे हम, यानी कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल, तो वो यहाँ से जाता था ब्रिटेन। ठीक है, और वो उनकी इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड बनता था और फिर इंपोर्ट होकर हमारे देश में आता था। एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, हम फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बन गए थे। एक्सपोर्टर रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, ठीक है ना, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, इन सबके क्या बन गए थे, एक्सपोर्टर बन गए थे। इंपोर्टर किसके बन गए थे, कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ के, जो ये लेकर गए रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल, ठीक है ना, उसके उन्होंने क्या बनाए, क्लोथ बनाए और उसको हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। देन कैपिटल गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जिन सालों साल चलाते हैं, मशीन हो गए, टूल्स हो गए, ये सब हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं। लाइक लाइट मशीन, तो ये भी हम इंपोर्ट करते थे वहां से। ठीक है, तो हम इंपोर्टर बन गए थे उनके बनाए गए फिनिश प्रोडक्ट के, और हम एक्सपोर्टर बन गए थे, हमारे यहाँ से उनके यहाँ जाता था रॉ मटेरियल, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, ये सब। ठीक है, उसके बाद कहते हैं मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल क्या होता है, मोनोपोली कंट्रोल यानी कि एकाधिकार। ठीक है ना, उनका एक लौता अधिकार था, हमारे ब्रिटिश वालों का एक लौता अधिकार था हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर। ठीक है ना, वही डिसाइड करते थे कि हम किन देशों के साथ ट्रेड करेंगे और किन देशों के साथ नहीं करेंगे। तो पहले तो मोर देन हाफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, वाइल डायरेक्ट वाज अलाउड विद फ्यू अदर कंट्रीज। जो आधे से ज्यादा हमारा फॉरेन ट्रेड था वो तो सिर्फ ब्रिटेन के साथ था, उन्होंने मना कर दिया था हमें कि और किसी के साथ तो हम करते ही नहीं। ठीक है ना, और जो रेस्ट था यानी कि जो बचा हुआ था वो हम किसके साथ कर सकते थे, उनकी बताई हुई कंट्रीज के साथ कर सकते थे। उन्होंने क्या बताया, पहले तो चाइना, चाइना सिलोन यानी कि जो आपका श्रीलंका है, ठीक है ना, उसके बाद पर्शिया जो कि ईरान है, ठीक है ना आपका। अब उसके बाद क्या होता है, स्विस कैनाल। स्विस कैनाल क्या थी, एक रूट बनाया था उन्होंने, क्या करने के लिए, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए, और जो ब्रिटेन से इंडिया तक का रूट था उसे कम करने के लिए। यानी कि ये जो स्विस कैनाल थी, इससे पहले जो हमारे पास थी ना, वो बहुत लंबा रूट था, जो साउथ अफ्रीका से होकर जाना पड़ता था। अगर यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है और अगर वहां से भी कुछ इंपोर्ट होगा, यहाँ इंडिया आ रहा है, तो बहुत लंबा रूट होता था, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती थी। तो उन्होंने क्या करा, स्विस कैनाल की ओपनिंग कराई। कब, 1869 में हुई थी इसकी ओपनिंग। ये उन्हीं के फायदे के लिए थी, वो चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके, हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो सके। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने स्विस कैनाल को ओपनिंग कराई थी। ये क्या थी, शॉर्ट एंड द ट्रेड रूट, इसने ट्रेड रूट को शॉर्ट कर दिया था बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है ना, रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो भी रेड्यूस हो गई, कम हो गई। उसके बाद है हमारा ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारी इंडियन वेल्थ थी वो भी ड्रेन होती जा रही थी। कैसे, इंडिया हैड एन एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, जब हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है। ठीक है ना, हमारा यही था, हमारा क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट जो ज्यादा हो रहा था, इसी को हम एक्सपोर्ट सरप्लस बोल देते हैं। एक्सपोर्टिंग मोर देन इंपोर्टिंग, इंपोर्टिंग से ज्यादा क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। क्यों, क्योंकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेकर जाते थे, बार बार लेकर जाते थे, इस वजह से जो हमारे पास था एक्सपोर्ट सरप्लस। इसका वैसे तो फायदा होना चाहिए इंडिया को, लेकिन नुकसान हो रहे थे। कैसे, क्यों, बट दिस डिड नॉट बेनिफिट इंडिया बिकॉज द मनी अर्न फ्रॉम सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर इंडियन डेवलपमेंट। वो हमारे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज हो ही नहीं रही थी। ठीक है, तो फायदा कैसे होगा हमें, तो क्या हो रहा था, इट वॉज यूज टू पे फॉर, क्या पे करने के लिए यूज हो रही थी, सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है ना, ब्रिटिश रूल ने जो ब्रिटिश रूल के जो अधिकारी थे, वहां के लोग थे, उन लोगों की सैलरीज और पेंशन पे करने के लिए क्या हो रही थी, ये पैसे यूज हो रहे थे किसके, एक्सपोर्ट सरप्लस के। देन सेकंड, एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स, और जो वो युद्ध लड़ते थे उसके जो वॉर्स होते थे, ठीक है ना, वो युद्ध लड़ते थे उसके जो खर्चे होते थे, एक्सपेंसेस होते थे, उस पर खर्च कर देते थे वो पैसे। इंटरेस्ट ऑन ब्रिटिश लोन्स, और किस पर खर्च हो रहे थे, ब्रिटिश ने जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो लोन ले रखे थे उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए वो पैसे यूज होते थे। यानी कि जो तीनों काम है वो उन्हीं के लिए हो रहे हैं, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वो कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसलिए जो हमारी वेल्थ है वो कम होती जा रही थी और इंडिया की डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं हो रही थी। ये था हमारा पूरा फॉरेन सेक्टर, जिसमें हमने पढ़े, फर्स्ट पॉइंट था हम एक्सपोर्टर बन गए थे और इंपोर्टर बन गए थे। एक्सपोर्टर किसके, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, और इंपोर्टर फिनिश गुड्स के। देन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, उनका एक अधिकार हो गया था, जिसकी वजह से वो सिर्फ जिन देशों के साथ वो हमें बोलते थे हम उन्हीं के साथ ट्रेड कर सकते थे।
देन ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था वो उन्हीं के कामों के लिए यूज होता था, ना कि हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, ना कि इंडियन। अब आ जाते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम कर रही पॉपुलेशन है, हमारी टोटल पॉपुलेशन में से जो जितने लोग काम करते हैं उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, यानी कि इन तीनों सेक्टर्स में, हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, उनमें कितनी कितनी बटी हुई है, ठीक है ना। तो वो ये बताता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये होता है। तो उस समय यानी कि कॉलोनियल रूल के समय में कैसा था हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कैसा था? पहला है प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्री डोमिनेंस थी। प्री डोमिनेंस क्या होती है, यानी कि एक सेक्टर डोमिनेट करता था। कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है ना, मछली पालन, पशुपालन, ये सब आता है। उसके बाद तो ये क्या है? एग्रीकल्चर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में कितना परसेंट था? 75% ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी? एग्रीकल्चर में थी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर हो गया ये, उसमें कितने थे? बाकी के बच्चे, यानी कि 25% कितने थे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के। तो यहाँ डोमिनेट कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर, जो ज्यादा है वो डोमिनेट कर रहा है। एग्रीकल्चर वहां पर डोमिनेट करता था कॉलोनियल रूल के टाइम पे। फिर था रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, दीज स्टेट्स आर नॉन फार्मिंग डिपेंडेंट, यानी कि इनकी जो डिपेंडेंस थी अपने लाइवलीहुड के लिए किस पर थी? नॉन फार्मिंग पर, यानी कि किस पर हो गई? मैन्युफैक्चरिंग पर थी। केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज होती थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इन्हीं कुछ स्टेट्स में लिमिटेड थी, ठीक है ना। यही लोग थे जो डोमिनेट करते थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहीं कहीं होती थी। उसके बाद है स्टेट लाइक पंजाब हो गया, ओडिशा ओडिशा हो गया, हरियाणा हो गया, ये क्या थे? हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और ये किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ये लोग ज्यादा एग्रीकल्चर करते थे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज ज्यादा थी। पंजाब में हो गई, हरियाणा में, यहाँ लोग खेती ज्यादा करते थे, तो फार्मिंग पे डिपेंडेंट ज्यादा थे। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में डिपेंडेंट थे किससे? मैन्युफैक्चरिंग पे, नॉन फार्मिंग मेथड में इंगेज थे, ठीक है ना। ये था हमारा रीजनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से हमारा ऑक्यूपेशन सेक्टर जो है ऐसा था। पहला तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट थे। 75% ऑफ द पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, और जो बाकी बच्चा हिस्सा है 25% मैन्युफैक्चरिंग में था। अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें कि इतना कम हिस्सा क्यों था, तो इसका ये हो सकता है कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था ब्रिटिश रूल ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, तो काफी बड़ी पॉपुलेशन यहीं पर होगी ना, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वो थी इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट, वो तो बंद हो गई। अब लोग क्या करेंगे? अपने उसके लिए लाइवलीहुड के लिए खेती करते थे, एग्रीकल्चर में इंगेज हो गए थे, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज बहुत थोड़ी थी उस टाइम पर, ठीक है ना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी बंद हो रही थी, तो इस वजह से जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में 75% हिस्सा था पहले से ही। एग्रीकल्चर हमारा डोमिनेट करता था बहुत पहले से। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग इंगेज थे, हमने 2-3 बार पहले भी पढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग हो गई हमारी 25%। रीजनल इंबैलेंस था, ठीक है। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे रोड हो गए, रेलवे हो गए, ये सब हमारे किसमें आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर। ब्रिटिश रूल के टाइम पर जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी, बहुत ज्यादा लो थी, ठीक है ना के बराबर रोड, ना के बराबर रेलवे तो थी नहीं, ठीक है ना। सम एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड टेलीग्राफ। कुछ प्रयास जो है, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए किए गए थे, कुछ एफर्ट्स। क्या था? पहला तो रोड्स, ठीक है ना, द रोड बिल्ड फॉर द आर्मी एंड शिपिंग रॉ मटेरियल। अब जो इन्होंने एफर्ट्स किए भी थे ना, वो अपने ही फायदे के लिए किए थे। वो किसके लिए किए थे? कि जो आर्मी है वो उन रोड से आ जा सके, उसके बाद उनका जो रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके, इसलिए उन्होंने रोड का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था। देन रेलवेज। रेलवेज में क्या था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल टू इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850। 1850 में जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का, अगर हम कहें तो क्या था? रेलवे को इंट्रोड्यूस कराना इन इंडिया इन 1850 में। कब? 1850 में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी हमारे यहाँ पे रेलवे। रेलवे इनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। रेलवे की वजह से लोग दूर की यात्रा भी कर सकते थे, ठीक है ना, इसमें पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना, उसकी वजह से। लेकिन उन्होंने करी अपने फायदे के लिए ही थी, ठीक है। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन जैसे कि अगर हम बात करें, उन्होंने क्या करा कि रीजनल और ऑक्यूपेशनल उसको स्ट्रक्चर को भी कम किया, जिसकी वजह से हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है ना। नेशनल इंटीग्रेशन होता है जैसे कि पूरे नेशन का एक साथ आना, ठीक है। रीजनल जो चीजें थी उनको कम करा। फिर है ऑल्सो प्रमोट फॉरेन ट्रेड बट इट बेनिफिटेड ब्रिटिशर्स मोर देन इंडियन, ठीक है ना। उन्होंने क्या करा? प्रमोट किया फॉरेन ट्रेड को भी, बट जो फॉरेन ट्रेड था वो तो हमारा लिमिटेड था, तो उसने हम हमारे से ज्यादा ब्रिटिशर्स को क्या करा? बेनिफिट किया, बेनिफिटेड ब्रिटिशर्स मोर देन इंडियन, ठीक है ना। हमसे ज्यादा ब्रिटिशर्स को क्या फायदा मिला? किससे? जो प्रमोट हुआ फॉरेन ट्रेड, किस वजह से? रेलवे की वजह से, ठीक है। आना जाना आसान हो गया लोगों का, कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जल्दी कर सकते हैं रेलवे के थ्रू, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ? नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ा, यानी कि एक नेशन में एक एकीकरण हुआ, ठीक है ना। और फॉरेन ट्रेड को भी उसने प्रमोट किया, लेकिन हमको उसने बेनिफिट नहीं दिया, ब्रिटिशर्स को ज्यादा बेनिफिट दिया। फिर एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर में जैसे कि शिप्स होती हैं, ठीक है ना, वाटर में एंड एयर में, क्या क्या किया उसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग एयर एंड वाटर, ठीक है ना, वो चाहते थे। लेकिन ट्रांसपोर्ट हाउएवर देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। लेकिन जो उन्होंने करा, ठीक है ना, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, बिकॉज
क्या हुआ था, इंडियन एयरवेज प्रूव्ड टू बी अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल क्या होता है, यानी कि घाटे का सौदा साबित हुई, ठीक है ना। जो उन्होंने डेवलपिंग एयरवेज को डेवलप करने की सोची, ठीक है ना, जो करा, वो क्या हुई, अनइकोनॉमिकल साबित हुई। एज इन द केस ऑफ कोस्ट कैनाल ऑन द ओडिशा कोस्ट, जैसा कि हुआ था ओडिशा कोस्ट में जो कोस्ट कैनाल थी तब हुआ था, वैसा ही यहाँ पर भी साबित हुआ, अनइकोनॉमिकल साबित हुई, ठीक है ना। जो उनकी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज थी वो अनइकोनॉमिकल साबित हुई। कैनाल वाज बिल्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। जो ये कैनाल थी, ये बहुत, जो ये वाली कॉस्ट कैनाल है, ये बहुत ही ह्यूज कॉस्ट पे प्रिपेयर हुई थी, बिल्ट हुई थी, ठीक है ना। बट इट फेल टू कम्पीट विद द रेलवे। बट ये कम्पीट नहीं कर पाई किसके सामने, रेलवेज के सामने ये कम्पीट नहीं कर पाई रेलवे से। एंड फाइनली कैनाल हैड टू बी अबेंडेड। अबेंडेड यानी कि बंद कर दी गई। क्यों, क्योंकि वो साबित ही नहीं हुई, कम्पीट करने लायक ही नहीं थी रेलवे के साथ, इसलिए उनको बंद करना पड़ा। तो ये हमारा एयर एंड वाटर वाला, ठीक है ना। पहले हमने क्या पढ़ा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर, ठीक है ना, बहुत खराब थी। उन्होंने कुछ प्रयास किए, जैसे रोड बनाए अपने ही फायदे के लिए, जैसे कि आर्मी आने जाना हो सके, उनके जो रॉ मटेरियल है वो भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। देन था हमारे पास रेलवे। रेलवे उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी इंडियन इकोनॉमी में। क्या थी, 1850 में रेलवे को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, जिसकी वजह से लोग लंबी यात्रा कम समय में कर सकते थे, ठीक है ना, उन्हें सोचना नहीं पड़ता था। प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन को एक साथ लेके आने का भी इसने प्रमोट किया। उसके बाद फॉरेन ट्रेड को भी प्रमोट किया, लेकिन वो हमें बेनिफिट नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स को ज्यादा बेनिफिट हुआ। एयर एंड वाटर में क्या हुआ, ये ज्यादा कुछ सेटिस्फैक्ट्री साबित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि अनइकोनॉमिकल थे, ह्यूज कॉस्ट पे प्रिपेयर होते, लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन देने वाले नहीं रहे, ठीक है। ये था हमारा। देन वी हैव डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है, जैसे कि हमारे देश में कुल जनसंख्या कितनी है और इन सबका जो डाटा होता है ना, दैट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। उस समय कैसी थी, सबसे पहले तो देखो, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था। सेंसस क्या होता है, जनगणना होती है ना, जो पूरे देश में देखा जाता है कि कितने लोग कैसे हैं, इन सबकी पूरी जनगणना जो होती है उसे सेंसस बोलते हैं। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुई थी, इट वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1881 में हुई थी। कब हुई थी, 1881 में सबसे पहली सेंसस हुई थी, ऑफिशियल सेंसस हुई थी, ठीक है ना। 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 1921 है जो, उसको ग्रेट डिवाइड का क्यों बोला जाता है, ग्रेट डिवाइड बोला जाता है क्योंकि बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फर्स्ट पहले स्टेज पर थे हम, तो अब 1921 से पहले, लेकिन इससे पहले, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, हम सेकंड स्टेज पे चले गए थे, किसके, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। ये होती क्या है, ये होती है जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, वो घटती बढ़ती रहती थी 1921 से पहले, लेकिन जो 1921 के बाद हमारी जो पूरी टोटल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की जितनी भी है, वो हमेशा बढ़ ही रही है, जो कि आज तक देखा जा रहा है, जो हमारी पॉपुलेशन जो है बढ़ ही रही है। तो ये क्या है, द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है, ग्रेट डिवाइड का ईयर बोला जाता है, ठीक है। देन है सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सामाजिक चीजें हैं, वो डेवलप हो रही है, विकास हो रहा है उनका, या नहीं हो रहा। तो क्या है, पहला क्या है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं, दैट इज हमारा लिटरेसी रेट, ठीक है ना। द एवरेज लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16% एंड फीमेल लिटरेसी रेट वाज ओनली 7%। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या था कि जो एवरेज था वो था 16%, और जो उसमें फीमेल का पार्ट था वो था ओनली एंड ओनली 7%। सोचो कितना कम है, 16% लोग सिर्फ पढ़े हुए थे हमारी 100% पॉपुलेशन में से, जिसमें से फीमेल थी 7% ओनली, ठीक है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि लोग की जीने की जो अपेक्षा है, यानी कि कितना वो जी रहे हैं, ठीक है ना, कितनी ईयर की उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये होती है, ठीक है। वाज एज लो एज 44 ईयर्स, यानी कि लोग जो थे वो मर जाते थे 44 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद, जो ज्यादातर लोग थे वो मर जाते थे। विच शोज द लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, जो क्या शो करता है कि इतना कम क्यों था हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्यों इतनी कम थी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज जो थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी, लैक था, ठीक है, उनका कमी थी उनकी, जिसकी वजह से लोग इतनी कम उम्र में ही मर जाते थे। वाटर एंड एयर बोर्न डिसीजेज, और डिसीजेज जो थी बहुत सारी, जो पानी से होती हैं, एयर से होती हैं, ये सब भी थी, ठीक है ना। अब हमारे पास IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है ये, इसका मतलब होता है शिशु मृत्यु दर, यानी कि जो बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर पैदा हो रहे हैं, यानी कि 1000 में से कितने बच्चे, ठीक है ना, 1000 में से कितने बच्चे 1 साल की उम्र कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उस समय क्या था, बहुत ज्यादा हाई था 218,000 इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट 53 पर थाउजेंड, ठीक है ना। 218,000 उस टाइम पर था ब्रिटिश रूल के टाइम पर, यानी कि जो बच्चे थे, जो शिशु थे, यानी कि जो 1 साल से कम उम्र के होते हैं, उनको बच्चे 1000 बच्चों में से 1 साल की उम्र के होने से पहले ही मर जाते थे, दैट इज हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। उस टाइम पर बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, ये इसी की भी, अगर हम IMR की बात करें, इसकी भी एक वजह हो सकती है कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे लोगों में, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम थी, जिसकी वजह से जो बच्चे होते थे वो बहुत जल्दी मर जाते थे अपनी 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही। फिर है हमारा पॉवर्टी, यानी कि गरीबी, ठीक है ना। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। वाइड स्प्रेड यानी कि हर जगह गरीबी थी, ठीक है, उस समय में। प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर बहुत ज्यादा गरीबी थी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी।
देन आ जाता है ये हमारा था डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पढ़ा लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आईएमआर और पॉवर्टी। लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें हैं जो इस इंडिकेटर्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे ब्रिटिश रूल के, कुछ तो रहे होंगे, ठीक है। पहला तो सबसे पहले हमने पढ़ा रेलवे, ठीक है। रेलवे मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिश रूल का, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ठीक है ना। 1850 में जो इन्होंने रेलवे को लॉन्च किया, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद था, पॉजिटिव इम्पैक्ट था, जो आज तक बहुत अच्छे फायदे दे रहा है इंडिया को, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, क्या होता है ये, प्रशासनिक प्रणाली, ठीक है ना। उससे पहले क्या होता था, स्टेट अपना अपना काम कर रही है और किसी के ऊपर भी कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जो ब्रिटिश रूल आया तो उसने एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाया, जिसमें हमारे पास अगर देखे तो हमारे पास तीन है, सेंट्रल, ठीक है ना, गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसे करके हमारे पास है। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उन्होंने लागू किया, ठीक है, जिससे हमें काफी ज्यादा फायदा आज तक मिलता है, जिसकी वजह से हमारा आज लोकतांत्रिक देश भी है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने क्या किया, कॉमर्शलाइजेशन को काफी ज्यादा बढ़ाया। देखा हमने पढ़ा था कि कॉमर्शलाइजेशन क्या होता है, कि जो हम पहले सेल्फ कंजप्शन के लिए सिर्फ फसलें उगाते थे, ग्रो करते थे, अब हम किसके लिए कर रहे हैं, बाजार में बेचने के लिए कर रहे हैं। ये कैश क्रॉप उगा रहे हैं और भी चीजें उगा रहे हैं। तो हमें उन्होंने सिखाया कि कॉमर्शलाइजेशन की हम खा तो रही हैं, बस सेल्फ कंजप्शन के लिए तो उगा रहे हैं, हम उन्हें बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट था एग्रीकल्चर पे। बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है ना, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, मॉनेटरी सिस्टम लागू कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बार्टर सिस्टम की तरह उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं है। मॉनेटरी टर्म्स जैसे कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ठीक है ना, उन्होंने डेवलपमेंट की कम्युनिकेशन की, टेलीग्राफ की एंड पोस्ट की, ठीक है ना। ये सब थी पॉजिटिव इम्पैक्ट के जो वो लेकर आए हमारे इंडिया में। रेलवे का आना हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, ये सब जो है वो लेकर आए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, जो कि आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा हमारा फर्स्ट चैप्टर यूनिट 1 का, ठीक है। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चैप्टर 2 पर होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी हमारी कैसी थी 1950 टू 1991 तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी। इसमें हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर और इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसी थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।